Hello everyone, welcome to Learn and Prep online platform. I am Yashika Mittal and I am your biology educator. This year I scored 705 marks in NEET UG 2024. So हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आए हैं PYQ सॉल्विंग सीरीज, जिसमें हम सभी चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो आज हमने पहला टॉपिक लिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. नीट यूजी 2024 का क्वेश्चन है ये, इस साल का क्वेश्चन है ये. ठीक है, और मैच द फॉलोइंग आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल बहुत ज़्यादा आए थे. तो हम लोगों ने लेकिन एक चीज़ देखनी है कि मैच द फॉलोइंग बहुत सिंपल थे. अगर आप एक या दो ऑप्शंस अगर मैच कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग देखते हैं. फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था? क्रोमेटिन. ओके. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस. अब अगर आपको ये पता है कि न्यूक्लियस कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था, ठीक है, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं. सो न्यूक्लियस 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. ठीक है, अगर हम ऑप्शंस मैच करें तो सेकेंड एंड बी का 4. ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना आंसर मिल गया. बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं. जॉर्ज पैलेट, राइबोसोम. अब आप बताइए कि राइबोसोम जो है वो कौन से ईयर में किया था? तो एनसीईआरटी राइबोसोम का ईयर लिखती है 1953. ठीक है, और कैमिलियो गोल्गी ने क्या किया था? गोल्जी बॉडी. तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि गोल्जी बॉडी की जगह उन्होंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए, हमें उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी लिखती है वो भी पता होनी चाहिए. और इसका ईयर एनसीईआरटी ने क्या लिख के दिया है हमें? 1898 में कैमिलियो गोल्गी ने एक डेंस स्टेन न्यूक्लियस के पास, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के पास डिस्कवर किया था एक ऑर्गेनेल. तो उसका नाम उन्होंने दिया था अपने नाम के ऊपर गोल्जी बॉडी, या कहीं पे एनसीईआरटी इसको एपरेटस भी लिखती है, गोल्जी एपरेटस. ओके, सो हमें अपना आंसर मिल चुका है. सो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2024 अगेन. क्वेश्चन बोला है मीजोसोम के ऊपर. ठीक है, मीजोसोम क्या होती है तो हम पहले समझ लेते हैं. मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है. सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन वो होता है मीजोसोम. मीजोसोम के बहुत सारे फंक्शन हमारी एनसीईआरटी में गिवन है. तो हमें ये भी, अगर आप इस क्वेश्चन को और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं? पहली चीज़ कि हम ये देखते हैं कि खुद क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि मीजोसोम क्या है, हमें ऑप्शंस नहीं पढ़ने. दूसरी चीज़, हमें सोचना है कि मीजोसोम के बारे में और क्या दिया है एनसीईआरटी में. इस तरह से आप एक क्वेश्चन के थ्रू अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं. सो मीजोसोम क्या है? सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन. राइट, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन. ऑप्शन देख लेते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये लाइन किसके बारे में लिखी है एनसीईआरटी में? अब आप सोचिए कि ये लाइन किसके बारे में लिखी है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो आप एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं अपना. जैसे कि ये लाइन एनसीईआरटी में लाइसोसोम के बारे में लिखी है, तो यहां से आपने ये याद कर लिया कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये लाइन लाइसोसोम के लिए पहली लाइन यही लिखी गई है. ठीक है, चेन ऑफ मैनी राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल एमआरएनए, ये तो मोस्टली बच्चों को याद ही होगा डेफिनेटली. तो ये लिखा गया है पॉलीसोम. और आप मुझे बताएंगे कि पॉलीसोम का एक और नाम एनसीईआरटी ने क्या लिखा है. ठीक है, पॉलीसोम का एक और नाम क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट इज स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यही अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि मीजोसोम क्या है? सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है. तो ये हमारा ऑप्शन हो गया. एंड नेक्स्ट इज मीडियम साइज क्रोमोसोम. तो मीडियम साइज क्रोमोसोम जैसी बात हमारे एनसीईआरटी नहीं करती है. हमारी एनसीईआरटी क्रोमोसोम के लिए जो बात करती है साइज से रिलेटेड, वो करती है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड द लास्ट वन इज जीरोसेंट्रिक. ठीक है, तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं अगर आप हर एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें. ठीक है, अगर आप हर एक ऑप्शन को देखते हैं तो एक क्वेश्चन आपको 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता है. ओके, फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन अ मैचिंग. ठीक है, तो इसमें
आप अगर आपको यह लगता है कि यहाँ से हमें डिफिकल्टी है तो आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, ठीक है, इस साइड से। लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ मैच कर देते हैं। अब सी का फर्स्ट आप देखिए ज़रा, एक ही ऑप्शन में है, हमें आंसर यहाँ से मिल गया, ठीक है। नीट 2024 का क्वेश्चन है। अगर आप लिस्ट 2 से चेक करते हैं तो आपको बहुत मतलब लाइक 5 सेकंड या 10 सेकंड में अपना आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। बाकी ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। डी का सेकंड, डेंसली पैक्ड, यस, हेट्रोक्रोमेटिन, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन्स। हिस्टोन किस काम आता है? डीएनए को रैप करने के लिए। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है, इसीलिए उसको बाइंड करने के लिए हमें चाहिए पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक, ठीक है। एंड न्यूक्लियोसोम इज, जब हम हिस्टोन ऑक्टामर से डीएनए को रैप करते हैं तो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे धागे पे मोती हो। वेयर बीड क्या और स्ट्रिंग क्या है? बीड हमारा होगा हिस्टोन और स्ट्रिंग डीएनए, क्योंकि हम डीएनए को रैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हमें 4 मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यस, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैचिंग नीट 2024, ठीक है। हम 4th क्वेश्चन पे आ गए हैं और अभी तक हम नीट 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सेल चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F1 पार्टिकल, F1 और F0 की बात करते हैं तो हमें पता है F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल क्या है। ऐसे करके हमारे पास एक, ठीक है, सिस्टम है जिसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका ATP सिंथेटेज। ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है ये F1 और जो लाइन जैसा होगा वो F0, ठीक है। तो ATP सिंथेटेज, ATP जिससे सिंथेसाइज करते हैं हम, ये वो हो गया। तो किससे मैच करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। हिस्टोन अगेन, तो आप देख लीजिए क्रोमोसोम, सीलिया, गोल्जी एपरेटस। तो क्रोमोसोम को हिस्टोन से क्यों मैच किया? क्योंकि हम जब डीएनए को कंडेंस करते हैं तो उसको कंडेंस फॉर्म में करने के लिए हम हिस्टोन के ऊपर रैप करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं क्रोमेटिन, देन उसके बाद क्रोमेटिड एंड द फाइनल कंडेंस्ड फॉर्म इज क्रोमोसोम। तो हिस्टोन को क्रोमोसोम से मैच कर देंगे। एक्सोनीम सीलिया में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी दिमाग से मिस हो जाता है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज सिस्टर्नी होता है गोल्जी एपरेटस में। अब अगर हम ऑप्शंस मैच करें तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सेम है, तो मैं आंसर लिख देती हूँ आपके लिए कि इसका 4, इसका 1 2 एंड 3, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2024 अगेन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी नीट 2024 का, ठीक है। तो देख लेते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। जब भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हमें बहुत ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो बहुत ज़्यादा उसने हाइड किया हुआ होगा गलती को, ठीक है। और एक वर्ड में गलती होगी तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। कॉन्सेंट्रिकली, ठीक है। अरेंज्ड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या हो सकता था? यहाँ पे अगर वो क्रिस्टी लिख देता तो ये गलत हो जाता ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टर्नी है, ये ठीक है। आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, यही डेफिनेशन है, पीछे हमने देखी थी, ठीक है। विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग, ये गलत हो गया। कॉन्वेक्स सिस फेज जो होता है वो तो फॉर्मिंग फेज होता है, यहाँ पे इसने मैच्योरिंग फेज लिख दिया, ठीक है। एंड कॉन्केव ट्रांस और फॉर्मिंग फेज, यहाँ पे होना था मैच्योरिंग फेज, ये बात ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सिस फेज, नहीं, ट्रांस फेज। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। आंसर क्या आएगा? बोथ आर फॉल्स। एक बार समझ लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को कॉन्वेक्स कॉन्केव इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि कुछ इस तरह से होगा। ये वाली फेस जो है वो हो गई आपकी कॉन्वेक्स और ये वाली फेस हो गई कॉनकेव, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कॉन्वेक्स सिस को बोलते हैं या ट्रांस को बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक मैंने बनाई है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आप ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है 2C, ठीक है,
टू सी, एक तरफ है कॉन्वेक्स और एक तरफ है, यहां लिख देती हूं मैं कॉन्वेक्स, और एक तरफ है कॉनकेव, राइट। तो दो सी किस में आ गए, कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में एक ही सी आया है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स में एक सी बचा है। तो क्या करूं, एक मेरे पास सिस है और एक मेरे पास ट्रांस है, राइट। और मुझे कॉन्वेक्स के लिए एक और सी चाहिए, तो सिस को यहाँ भेज दूं और ट्रांस को यहाँ भेज दूं। तो अब इन दोनों के पास भी दो सी हो गए और इसके पास ऑलरेडी दो सी थे, तो यहाँ से एक भी नहीं आया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए सिस होगा या ट्रांस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो ये वाली फेज है, यहाँ से कोई भी चीज़ निकलेगी बाहर बनने के बाद, तो बनने के बाद कोई चीज़ कैसे होके निकलेगी, मैच्योर होके। तो ये हमारी मैच्योरिंग फेज हो गया, ठीक है। और यहाँ से एंटर कर रही है, तो ये हमारा फॉर्मिंग फेज हो गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन नीट 2024, इस साल नीट 2024 में सेल चैप्टर से 6 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और किसी एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया हमारे लिए, ठीक है। सेल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन मैचिंग है, देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर एक पोर्शन होता है, ठीक है। और ये क्या ऐसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है या मेम्ब्रेन लेस, तो मेम्ब्रेन लेस होता है। ऑप्शंस मैच करते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, गोल्जी एपरेटस। अब देखते हैं डी का 1 दो ऑप्शंस में है, ठीक है। सी देख लेते हैं, फिर सी का फोर्थ होगा या सेकंड होगा। फोर्थ में क्या है, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, और सेकंड में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल तो नहीं हो सकता, ये बात किसके लिए लिखते हैं, सेंट्रियोल के लिए। एनसीईआरटी ने ये बात किसके लिए लिखी है, सेंट्रियोल के लिए। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से मैच हो गया। तो इट्स लाइक कि अगर आप दो मैच कर लेते हैं तो इजीली मैच कर सकते हैं, ठीक है, बाकी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है नीट 2023। तो नीट 2024 में हमारे पास सेल चैप्टर से 6 क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं नीट 2023 का क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इन अ बैक्टीरिया द मेसोसोम आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, अभी पीछे भी हमने देखा था, ठीक है। एंड द सेकंड इज द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, ये भी सही है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने मेसोसोम के लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंजाइम सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, ऐसे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको उस टाइम पढ़ लेने हैं। इससे क्या होगा, आपका मेसोसोम का जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2023, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी एपरेटस। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इट इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से थोरोली फॉलो करना है, ठीक है। तो ये तो सही है। अब ये ऐसे ऑप्शन मैच करते हैं, ए के साथ सी या फिर डी, तो फिर ये वैसे ही गलत हो गया और ये भी वैसे ही गलत हो गया। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में आपको पता होना चाहिए कि आपको टाइम कैसे बचाना है, ठीक है। ये हो गया, तो सी और डी में से देखते हैं। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स ऑन ईआर, एंड नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। तो ये बात तो कहीं से सही नहीं लग रही है गोल्जी एपरेटस के लिए। हाँ, ये ठीक है कि प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स ऑन ईआर इसको मॉडिफाई करता है। तो ए और सी कैसे होता है, ईआर होता है, ईआर से अगर कोई चीज जैसे निकल रही है, ठीक है, प्रोटीन मान लो कोई निकला है, तो ये अपने अभी मैच्योरिंग फेज में नहीं होता,
मैच्योर फॉर्म में नहीं होता, ये फिर आता है गोल्जी बॉडी के पास उसके फॉर्मिंग फेज से, और फिर मैच्योरिंग फेज से मैच्योर होके निकलता है, तो मॉडिफिकेशन का काम करता है जीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are not considered as a part of endomembranous system? Again a trick, ठीक है, ट्रिक क्या है, वी गर्ड, वी गर्ड, ओके, तो वी से विक्यूल, जी से गोल्जी बॉडी, ई आर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एल से लाइसोसोम, ये होते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, उसने बोला नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन कंसीडर्ड नहीं होंगे, ये कंसीडर्ड नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये कंसीडर्ड नहीं होगा, ये हो जाएगा, और ये भी कंसीडर्ड नहीं होगा, तो ए सी ई, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें ये सब चीज़ें पता है लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि नॉट कंसीडर्ड पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को, थोड़ा सा अलर्ट होकर क्वेश्चंस को करना है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नीट 2022। ठीक है, अब देखिए पोरेंस, पोरेंस क्या होता है, अगर हम यहाँ से मैच करें, अगर आपको टफ लग रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एनसीईआरटी ने लिखी है कि पोरेंस क्या होते हैं, ह्यूज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों एम्फीबॉलिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि एम्फीबॉलिक पाथवे रेस्पिरेशन है। ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन की हो जाएगा, पिंक कलर के नोड्यूल्स हो जाएंगे, और H+ एक्यूमुलेशन, इसके लिए शायद कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था, तो हम ऐसे मैच कर लेते हैं कि पोरेंस ए का 4th, आप देखिए कितना आसान है, ए का 4th एक बार में मैच हो गया। ठीक है, भले ही चलो ठीक है, बी का 1 है, सी का 2 है, यहाँ पे कुछ शायद कंफ्यूजन है, बट ए का 4th आपका आंसर आ गया। ठीक है, और नीट में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है कि जब हम 3 घंटे 20 मिनट उस पेपर में बैठे हुए हैं तो हमारे आंसर सही टिक हो जाए बस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बनी है। इस बात का क्या मतलब है, मतलब दोनों तरफ लिपिड है, तो इसको कौन क्रॉस कर सकता है, जो लिपिड सॉल्युबल हो। लिपिड सॉल्युबल को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, जो हाइड्रोफिलिक हो या फॉबिक हो, हाइड्रोफोबिक हो, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल हो। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सब्सटेंस विद सॉल्युबल इन लिपिड पास हो जाएगा, सब्सटेंसेस विद हाइड्रोफोबिक मॉइटी ये भी पास हो जाएगा, सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मॉइटी ये पास नहीं होगा, राइट, एंड ईदर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd। क्यों, क्योंकि बोला है कि फेस डिफिकल्टी, यानी कि इजीली पास नहीं हो सकता। इनको पास करने के लिए क्या होता है, प्रोटीन चैनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द pH in lysosome is increased to alkaline, what will be the outcome। 2022 का क्वेश्चन है। लाइसोसोम के लिए ऑप्टिमम pH क्या है, अप्रोक्स 5, यानी कि एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, और अगर बोल दिया कि एल्कलाइन कर दिया उसको तो क्या होगा, काम नहीं करेगा अच्छे से, और क्या हो सकता है, लाइसोसोम एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, नहीं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली, ये तो दोनों सेम बात हो गई है ना। अच्छा, दोनों सेम ऑप्शन हो गए तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, राइट। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विल बिकम इनएक्टिव, ठीक है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। लाइसोसोम एंजाइम विल बी रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म, नहीं, एंजाइम रिलीज क्यों होंगे, उससे तो कोई मतलब नहीं है, इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिमम पीएच से जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब होती जाएगी, एंजाइम काम नहीं करेंगे और वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
नीट 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ER इज इनकरेक्ट। ठीक है, पहले इस पे मार्क कीजिए कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। RER राइबोसोम अटैच्ड ऑन ER, बिल्कुल सही बात है। इसका तो मतलब ये होता है कि राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, ये भी सही बात है क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोट्स ऑन, ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट इन, तो ये गलत बात है। SER आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस, प्योरली NCERT की लाइन। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ RER क्यों होंगे, SER भी होंगे। ठीक है, एंड ओके सॉरी, RER और SER का मतलब ही नहीं बनता ना। प्रोकैरियोट्स है तो उसमें तो ER ही नहीं होगा, ER ही नहीं होगा, कोई भी सेल ऑर्गेनल ही नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 21 का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट को मार्क कीजिए पहले, और अब देखते हैं। न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सही है, NCERT ने भी यही लिखा है। Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus, गलत, and usual cytoplasmic organelles। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, हमने तो यही पढ़ा है कि मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, और इसने बोला है कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, ये पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछे, आंसर यही होगा। बाकी दोनों पॉइंट्स देख लेते हैं। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाँ सही है, माइक्रोबॉडीज के पैराग्राफ में लिख के दिया NCERT ने। और पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड दैट, ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनल या फिर किसी और बॉडी की जो मेम्ब्रेन है उसका काम ही ये है कि वो बाकी चीज़ों से उसको एक बैरियर प्रोवाइड कर सके, राइट। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस का साइज NCERT ने क्या लिख के दिया है। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नीट 2021 क्रिस्टी। ठीक है, यहां से मैच कर लेते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, सी का फर्स्ट ऑप्शन मैच। ठीक है, ए का थर्ड, इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होंगी, और ये ऐसे, ये क्रिस्टी होती है। ठीक है, एंड थाइलोकॉइड्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, और सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन मैच हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, का क्वेश्चन है। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is referred to। बहुत सिंपल, अगर मिडल है तो फिर मेटा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर सब मेटा, ऑलमोस्ट नियर टू द टर्मिनल एक्रो, एंड एट द टर्मिनल टीलो। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नीट 2021 का क्वेश्चन है। द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, अभी किया था हम लोगों ने वी गर्ड, राइट। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन गलत, माइटोकॉन्ड्रिया अगेन गलत, बस हो गया सॉल्व। थर्ड आएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो आएगा नहीं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, तो ऑप्शन आ गया ये ER, गोल्जी, वैक्यूल एंड लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। तो इन्वॉल्व इन इंजेक्शन, पहला स्टेटमेंट गलत है, इंजेक्शन में तो इंक्लूड ही नहीं होता, कोई काम नहीं है इंक्लूजन बॉडी का इंजेक्शन में। फ्रीली साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। रिजर्व मटेरियल, ठीक है। नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19, 2020, which is the important site for formation of glycoprotein and glycolipid in the eukaryotic cells? क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहा है, राइट? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था मैचिंग में कि गोल्जी बॉडी को ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये सब सिंथेसिस करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। अच्छा ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को सिंथेसिस करेगा ER, RER और SER, राइट? और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा गोल्जी बॉडी, ठीक है? क्योंकि गोल्जी बॉडी क्या करता है, जो बेसिक चीज़ें ER ने बनाई हैं उसको मॉडिफाई करता है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2019 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन DNA? कौन DNA कंटेन नहीं करता है? तो कौन करता है ये देख लेते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट तो करता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ये भी नहीं होगा। अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल। तो आपको अपनी स्पीड भी इसी तरह बढ़ानी है, ठीक है? कि जो चीज़ पूछी है उससे दूसरी चीज़ सोच के देख लो, अगर वो आसान पड़ रही है ज़्यादा, ठीक है? 2019 क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनकरेक्ट, ठीक है? इनर मेम्ब्रेन इज विद इनफोल्डिंग्स, सही है। कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, ये भी सही है, ये भी सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी सही है। एंड एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन, ये चीज NCERT लिख के दे रही है कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, राइट? तो मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए कौन परमिएबल होगा? आउटर मेम्ब्रेन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, राइट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, नॉट करेक्ट बोला है, नॉट अंडरलाइन कर लीजिए। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये तो सही बात है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत बात है। ER, GB, देन लाइसोसोम, तो GB से बनता है लाइसोसोम, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, सही बात है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक pH में एक्टिव होते हैं, बिल्कुल। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि ऑप्टिमम pH अप्रोक्स 5 होती है, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट बताना, तो ऑप्शन 2 हो गया हमारा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 2018 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में होता है, ठीक है? स्पिंडल फॉर्मेशन पार्ट लेता है? नहीं। अच्छा, ये बात किसके लिए लिखी है? ये बात किसके लिए लिखी हुई है कि स्पिंडल फॉर्मेशन पार्ट लेता है? बताइए, आप लोग बताइए, ठीक है? मैं ऑप्शन देती हूँ इसके लिए आपको। सीलिया, सेंट्रियोल, किसके लिए लिखी हुई है बात, बताइए जरा, ठीक है? नेक्स्ट इज लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, ओके। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये गलत है। और इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया। डिवाइडिंग सेल में लार्जर न्यूक्लियोलाई नहीं होगा, क्योंकि जो एक्टिवली पार्ट ले रही होती है एनर्जी के प्रोसेस में, उनमें होता है लार्जर, डिवाइडिंग में नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, 2018, ठीक है? द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन,
अब अगेन गोल्जी बॉडी, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड नो, फैटी एसिड ब्रेकडाउन नहीं, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, मीजोजोम, मीजोजोम के लिए लिखी हुई है बात, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स करेक्ट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम भी तो ऐसे ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER में कौन सा इवेंट नहीं होता है, पढ़ लेते हैं। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, ये हो सकता है क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा, सिंगल पेप्टाइड है, उसका क्लीवेज करेंगे 2 बनेगा, तो पेप्टाइड की जो आगे फॉर्म बनेगी वो होगी प्रोटीन, तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। फोस्फोलिपिड सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग ये भी ठीक है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन ये बात तो गोल्जी बॉडी के लिए देखी थी ना हमने, तो ये कैसे हो सकता है, तो ये वाला काम ER में नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता जैसे कि फोस्फोलिपिड सिंथेसिस हो रहा है RER में, तो अब आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है, NCERT में या फिर अपने नोट्स में कि ये RER में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 2018 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। तो मैं पहले बता देती हूँ, एक तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT बना दिया था थोड़ा सा, और इसके बाद इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ाने भी लग गए थे, राइट। वैसे तो हम लोगों ने इसके आंसर्स याद कर रखे हैं, पर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ये बात सही है, एक होंगे एलोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम हो गए, और एक होंगे ऑटोसोम, क्रोमोसोम के 2 पार्ट, ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम, और ये हो जाएंगे हमारे जो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं ना हमारे, वो हो जाएंगे नॉर्मल क्रोमोसोम, जो X और Y हो गया वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम में आ जाएंगे, बाकी सारे हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम ऑटोसोम में। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम L शेप, ये ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, तो कुछ इस तरह से बनता है, और अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, ठीक है, जैसे इस वाले आम को छोटा बनाते हैं, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, एंड इट इज लुकिंग लाइक L, ठीक है, तो ये ठीक है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम, डिप्लोटीन बाइलवालेंट्स, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, और oocyte ऑफ एम्फीबियन में होता है ये, ठीक है, oocyte ऑफ एम्फीबियंस। और पोलिटीन क्रोमोसोम oocyte ऑफ एम्फीबियन, ये गलत है, ये जो oocyte ऑफ एम्फीबियन की बात है ये भी लैम्ब्रश में, ठीक है, डिप्लोटीन प्रोफेज 1 की, मियोसिस प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में ही होता है, तो ये गलत है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक को मुझे नहीं लगता पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया था, 2019 से 2024 तक एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं आया, राइट। तो NCERT से बाहर बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट ही होगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नीट 2017, ओके। Which of the following cell organelle is responsible for the extracting energy from carbohydrate to form ATP? मतलब so simple, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता ना। माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ATP सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अच्छा, नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, और 16 का पेपर थोड़ा सा टफ बना था, बट ये क्वेश्चन तो मतलब कोई भी कर लेगा कि
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में होते हैं, किस में होते हैं, लाइसोसोम में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो क्या ही डिस्कस करना है, अगेन बता देती हूँ, pH 5 पे ऑप्टिमम pH है जब वो एक्टिव होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 2016। ठीक है, मिसमैच लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल। क्वेश्चन खत्म। वैक्यूल 50 से 90% तक सेल कवर करते हैं, पर कौन सा सेल, प्लांट का सेल। एनिमल सेल में तो वैक्यूल एब्सेंट भी हो सकता है, यही मिसमैच है। मिथेनोजन प्रोकैरियोट सही है। ठीक है, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया एनसीईआरटी, प्रोटिस्ट यूकैरियोट होते हैं एनसीईआरटी, तीनों एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन नंबर 31 2016 का क्वेश्चन है, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पिलाई एंड फिम्बरी आर इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। फिर से गलत, पहला स्टेटमेंट गलत दे रखा है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अटैचमेंट में यूज होता है यार, ठीक है ना, अटैचमेंट में यूज होता है, मोटिलिटी में तो यूज ही नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा वेललेस वॉललेस है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिलेटेड, ये भी ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, फ्लैजुला नहीं होते हैं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है, बाकी तीनों ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 2016 में भी सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, पेरोक्सिसोम नहीं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम नहीं, सेंट्रियोल ठीक है, स्पिंडल फाइबर ठीक है, और सीलिया। अब आप ये देख सकते हैं कि सीलिया की बेसल बॉडी होती है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो सीलिया में भी होंगे, क्रोमेटिन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को करने की अप्रोच समझ में आनी चाहिए, और अप्रोच कैसे समझ में आएगी, जब हम बहुत ज़्यादा बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच समझ में आ जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 आंसर हो गया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू 33rd क्वेश्चन 2016, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हम देख लेते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, ठीक है, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल, दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ये तो गलत हो गया, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कौन है, राइबोसोम, राइट। तो राइबोसोम तो होंगे ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ए सही है और बी गलत है। कौन सा हो जाएगा, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 पे आ गए हम। थाइलोकॉइड्स, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा, क्रिस्टी इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस डिस्क शेप सैक, क्रोमेटिन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो तीनों है ना, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, क्रोमेटिन, इनमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप लोग एक बार ध्यान से अपनी एनसीईआरटी में कहीं लिख लीजिए कि क्रिस्टी किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो इनर मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो क्रिस्टी हो जाएगा। सिस्टर्नी डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी बॉडी लाइक दिस, एंड क्रोमेटिन क्या हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया,
सिस्टर्नी इज, ये हो जाएगा आपका डिस्क शेप सैक इन गोल्जी बॉडी। और क्रोमेटिन क्या हो जाएगा, डीएनए को जब हम कंडेंस कर देंगे। ठीक है, ये तीनों एक बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। राइट, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा, थर्ड देन फोर्थ, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड मैच हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड मैच हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता और यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, मेसोसोम सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, सही है। न्यूक्लियर एनवेलप ये नहीं होता। राइबोसोम ये तो सब में होता है, यूनिवर्सल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी सब में होता है। और एक बात की एनसीईआरटी लिखती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे प्रोकैरियोट्स की हो या फिर यूकैरियोट्स की हो, दोनों की जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो सेम है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। राइट, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नीट 2015। सेल ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर। मेम्ब्रेन देख रहे थे किस किस की होती है। अच्छा, किस किस की नहीं होती है, राइबोसोम नहीं होती, इंक्लूजन बॉडीज की भी नहीं होती। ठीक है, तो राइबोसोम नहीं होती। नेक्स्ट है न्यूक्लियाई, राइबोसोम अगेन एंड राइबोसोम अगेन। ऑप्शन सेकंड। लाइसोसोम की होती है सिंगल मेम्ब्रेन। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बारे में कमेंट नहीं किया हुआ है एनसीईआरटी ने। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, नीट 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अभी पीछे हमने किया कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं, और अब बोल रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन से नहीं है। ठीक है, वैक्यूल इसकी तो डेफिनेटली मेम्ब्रेन है, और इसकी मेम्ब्रेन का तो हमने सबने नाम भी रटा हुआ है, टोनोप्लास्ट। लाइसोसोम इसकी भी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। मेसोसोम ये तो मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, तो ये बिना मेम्ब्रेन के कैसे हो सकता है। राइट, एंड राइबोसोम अभी हमने पीछे देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा सेल है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये ER, RER और SCR। ठीक है, पूरा सेल मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां तक जाएंगे। ठीक है, और ये होता है ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट में, ये सेल को डिवाइड कर देता है। सेकेंड थिंग इज कि सेल के पास होते हैं RER, सॉरी न्यूक्लियस के पास होते हैं RER, और इससे थोड़ा दूर यहाँ होते हैं SCR। एनसीईआरटी भी ऐसा डायग्राम बना रही है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि RER से ही डिराइव हुई है न्यूक्लियर एनवेलप। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप कैसी होती है, बीच में से
ऐसे पोरस होती है और डबल मेम्ब्रेनस होती है, राइट। तो मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी नहीं, गोल्जी बॉडी तो ईआर के बाद होगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सोल्युटली। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चूज करेंगे, राइट। पर अगर वो बाइफोकेट करके दे रहा है कि स्मूथ या रफ, तो हमें पता है कि रफ जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। माइक्रोट्यूबल्स नहीं, माइक्रोट्यूबल्स का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, नीट 2014। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर एलिमेंट, ओके एलिमेंट बोला है, सॉलिड बोला है, डायमीटर 6 नैनोमीटर, मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। लैमिन से कोई काम नहीं है, इन तीनों में से देखना है हमें। ट्यूब मोनोमर तो नहीं होगी, बट एलिमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, वैसे ये क्वेश्चन ठीक है, ये जो लाइन है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन हम पता कर सकते हैं कि सॉलिड लीनियर और एलिमेंट बोला है तो ये माइक्रो फिलामेंट से मैच करेगा, ठीक है। एलिमेंट से आप माइक्रो वर्ड को मैच कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट इसका आंसर नहीं होगा। आई नो कि ये चीज़ एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, पर ठीक है, अगर है तो हमें देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माइक्रो फिलामेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ओके। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन, नीट 2014 ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल कैप्ट इन वाटर इज चीपली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल्स। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन वैक्यूल करता है, एनसीईआरटी बताती है हमें, ठीक है। इसमें तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अगेन 14 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी, मैच द फॉलोइंग। सेंट्रियोल, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, क्लोरोफिल, थाइलोकोइड्स ऑब्वियसली, क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ इन माइटोकॉन्ड्रिया अभी समझा था हमने, राइबोजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड। ये तो बहुत सिंपल था, ए का फोर्थ एंड देन सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड। मैचिंग में आपको जरूरत नहीं है कि आप ऐसे मैच करें, आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे बोला है कि ए का फोर फर्स्ट, तो आप सिर्फ सेंट्रियोल के लिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है, कि इन दोनों में क्या दे रखा है लिस्ट 2 में, और फिर आप ऑप्शन इजीली मैच कर सकते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 41, नीट 2013 का क्वेश्चन है। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स किस लिए यूज होती है समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट। सबसे ऊपर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे होती है सेल वॉल, एंड देन सेल मेम्ब्रेन और also called as plasma membrane. Together they form what? बताइए आप लोग, पॉज कीजिए एक सेकेंड और बताइए। Together they form cell capsule. किस में होता है ये? बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बोल रहे कि यहाँ प्रेजेंट होती है, नहीं गलत, ठीक है। अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल, सेल वॉल थोड़ी होती है, सेल वॉल को नहीं बोलते, लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल, जो सेल वॉल को सराउंड कर रही है ऊपर, ये इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 42, ईयर 2013, और यहाँ बोला है फीडबैक के बारे में। वैसे ये क्वेश्चन सेल चैप्टर का नहीं है, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज कि फीडबैक वाला क्वेश्चन एंजाइम से थोड़ा रिलेट कर दिया इन्होंने, तो आई थिंक सो हम इसको बायोमोलिक्यूल्स में डाल सकते हैं। पर देख लेते हैं, एज टिश्यू एक्स डेवलप्स इट सीक्रेट समथिंग दैट इंड्यूसेस टिश्यू वाई टू डेवलप। तो जरूरी नहीं है कि डेवलप ही करवाएगा, कुछ भी करवा सकता है, ठीक है, कुछ भी करवा सकता है, उसको इंड्यूस भी करा सकता है, उसको प्रमोट भी करा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टिश्यू एक्स डेवलप इट सीक्रेट समथिंग दैट शोज डाउन द ग्रोथ बी ऑफ टिश्यू वाई। शोज डाउन का मतलब दिखाता है यहाँ पे, ठीक है ना, कि ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टिश्यू एक्स सीक्रेट आरएनए। नहीं, आरएनए का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। टिश्यू एक्स डेवलप्स इट सीक्रेट एंजाइम दैट इनहिबिट। नहीं, फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो हम नहीं बता सकते, इसमें सिर्फ फीडबैक के बारे में बोला है, तो हम नहीं बता सकते कि वो प्रमोट करेगा, इंड्यूस करेगा, या फिर वो इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है डेवलप करवा रहा है, पता नहीं, कह नहीं सकते, और इनहिबिट करवा रहा है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव की बात कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहा है। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि ग्रोथ दिखाएगा। अब कैसी ग्रोथ दिखाएगा, इनहिबिटिंग ग्रोथ दिखाएगा या इंड्यूसिंग ग्रोथ दिखाएगा, ये यहाँ पे नहीं बोला है, तो इसको हम अपना ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, नीट 2013, okay, which of the following type of plastic does not contain stored food material? ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन कंटेन करता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, दिस कंटेन्स एलायोप्लास्ट ऑयल, एंड क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट्स। जो फ्रूट के फ्लावर के कलर्स होते हैं, ठीक है, वहां होता है क्रोमोप्लास्ट, जो फूड मटेरियल कंटेन नहीं कर रहा और कलर पिगमेंट को कंटेन करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। एक ट्रिक देखते हैं, ये भी याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी पिछले साल अपने लिए, कि एलायोप्लास्ट में OIL, राइट, OIL ऑयल आ रहा है, तो यहां से हम इसको कह सकते हैं कि ऑयल या लिपिड। अमाइलोप्लास्ट कैसे याद किया था मैंने, अमाइलेज एंजाइम हम पढ़ते हैं, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम कार्ब्स के लिए होता है, तो यहां से याद किया था। एंड नेक्स्ट इज एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट करने का बहुत अच्छा तरीका एक था कि R से मैंने याद किया था प्रोटीन का R, और दूसरा तरीका एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर, और उसके बारे में लिखा होता है कि एल्यूरोन लेयर जो होती है वो होती है प्रोटीनिशियस लेयर, प्रोटीनिशियस लेयर, ठीक है। तो यहां से याद कर सकते हैं, तो ये ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। पहला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया अभी हमारा सेल चैप्टर से, 2013 में आया था। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनल ए इन द डायग्राम। तो ए ये है, मैं थोड़ा ठीक है आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो ये ऐसे बना रखा है और कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या ड्रॉ किया हुआ है, इनर लेयर्स में फोल्डिंग है, क्रिस्टी है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, मतलब हमारी लेबलिंग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे दी हुई है उन्होंने, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, जो सेल दे रखे हैं हमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल, सेल वाले चैप्टर में, राइट, और दूसरा एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है,
उसको बहुत अच्छे से देखना है। और क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट आएगा नीट के पेपर में, तो आपको समझ नहीं आता कि ये क्या है, तो आपको पोजीशंस के साथ याद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ दे रखी है, ताकि आपको आपका क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये गोल्जी है क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया हाँ। एंडोप्लाज्मिक नहीं। लाइसोसोम नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को टफ बनाना था तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ वो दो ऑप्शन बनाता और दोनों में अलग अलग डेफिनेशन लिखता, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोड्यूसेस सेल्युलर एनर्जी, एक ही लिखा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या क्या दिखाया हुआ है? ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये RER एंड दिस इज SER, ये हो गया। ठीक है, गोल्जी दिखाया क्या कहीं पे? नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या पता होना चाहिए? डायग्राम जो दे रखे हैं न्यूक्लियस के, ER दोनों, GB, इन तीनों के डायग्राम आपको देखने हैं। RER एंड RER दो जगह दे रखा है। अब RER क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी, राइट, गोल्जी बॉडी। और प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। लिपिड के लिए ER, RER क्या बना रहा है? प्रोटीन। क्यों प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है? क्योंकि उसके पास राइबोजाइम्स हैं, सॉरी राइबोसोम्स हैं। राइबोजाइम्स तो एंजाइम होते हैं। एंड SER क्या बना रहा है? लिपिड्स। तो SER हमारा आंसर हो गया कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कौन करता है? SER। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नीट 2013। ठीक है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में हेल्प करता है? एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स, नहीं। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, ये ठीक है। अभी हमने बताया था कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन ये करता है, राइट। इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, नहीं। ये काम कैसे हो सकता है? ये तो क्लोरोफिल का काम होता है ना। इन डाइजेस्टिंग, ओके, इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन, याद रखना है कि ग्लाइकोसाइडेशन DR है लिपिड के लिए, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और प्रोटीन का क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें हेल्प कर रहा है, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, किसने बनाए थे? ये ER ने बनाए थे, और गोल्जी बॉडी ने इनका क्या किया है? मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 2012, which of the following cellular parts is correctly described? लाइसोसोम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऑप्टिमम pH होती है 5, क्योंकि ये तो एल्कलाइन हो गया, एसिडिक में काम करता है, एसिडिक pH में, और pH होती है 5। अगेन नेक्स्ट इज सेंट्रियोल, साइट फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताएंगे RNA सिंथेसिस की साइट क्या है? ठीक है, थाइरोकॉइड्स,
फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक बात है। एंड राइबोसोम्स दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर 80s while those in cytoplasm are 70s, ये गलत है, 70s and this is 80s, unit 60 plus 40s, ठीक, इसकी यूनिट 50s plus 30s। ये बात गलत हो गई, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 2012 का क्वेश्चन है। Which of the following structure is an organelle within organelle? तो सीधा सीधा आंसर है राइबोसोम, ठीक है, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, इसका दूसरा नाम भी यही है, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, सब ऑर्गेनल्स के अंदर ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड राइबोसोम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, नीट 2012 का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे Na+ है, ये Na+ and K+ move across cell membrane by passive transport, active transport, lipids are arranged in bilayer with polar heads towards the inner part, नहीं, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कैसे होता है, इस तरह से लगा हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन चैनल्स होते हैं, फिर वापस हमारी लिपिड की लेयर इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये पोलर हेड होता है और ये होता है हमारा नॉन पोलर हेड, टेल। तो पोलर हेड बाहर की तरफ होता है, इसमें बोला है टुवर्ड्स द इनर पार्ट, ये बात गलत हो गई। प्रोटीन्स मेक अप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नहीं 60 to 70% तो नहीं होता, कितना परसेंट होता है? वैसे तो हर मेम्ब्रेन में, सेल की हर मेम्ब्रेन में ये वैल्यू डिफर करेगी, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिख रही है, एनसीईआरटी ने आरबीसी के बारे में बताया है और उसमें बताया है कि ये जो परसेंटेज है ये है 52%, राइट। एंड प्रोटीन का, लिपिड का कितना है 40%, ठीक है, ये एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा गलत, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Fluid mosaic model of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, right? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सिंगर और निकोल्सन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। अच्छा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कब दिया था, 1972 या 1872? ऑप्शन 1, ठीक है। इसका आंसर आप करेंगे अगर आपको आता है तो, ठीक है। इसका आंसर आप करेंगे और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि सिंगर और निकोल्सन ने हमें दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, राइट, बाइलेयर का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लेटरल भी हो सकता है और अप एंड डाउन भी हो सकता है, और प्रोटीन्स का सिर्फ फ्लिप और फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि ये कैसे होगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है, लेटरल भी हो सकता है, अप एंड डाउन भी हो सकता है,
दूसरा प्रोटीन का सिर्फ लेटरल, राइट। तो ये चीज, ये पॉइंट हमें बताया था किसमें, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो आई थिंक हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। ओके, थैंक यू गाइस। तो आज हमने सेल के 50 क्वेश्चंस किए, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और शायद हमने 1 से 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ हमने 1 से 1.5 घंटा लिया है, तो दैट इज़ ओके। और जितने भी एक्सप्लेनेशन, अगर ऐसा कुछ था कोई पॉइंट जो आपको नहीं आता था, तो आप प्लीज़ उसे अपनी एनसीईआरटी में नोट कीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। स्टिकी पॉइंट्स बना लीजिए अपने। और अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे लिख दीजिए, ठीक है। आई विल रिप्लाई दिस, कि जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा या जो भी प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज़ कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो हमें पूरा सिलेबस कवर करना ही है। अगर आपकी कोई डिमांड है कि कोई और चैप्टर आपको पहले चाहिए, तो वेदर इट इज़ क्लास 12th और क्लास 11th, ठीक है, तो हम वो टॉपिक पहले ले लेंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, और क्या आप लोगों को और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, वो हम ऐड कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप हमें बता दीजिए कि क्या चाहिए, राइट। पढ़ते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से रीड कीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, बहुत फोकसली पढ़िए, क्योंकि आपको भी नेक्स्ट ईयर अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।